मेरा नाम प्रशांत शुक्ला है एंड आई टीच हियर मैथमेटिक्स इन मेजर कैलसी क्लासेस। बच्चे, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और स्पेशली ऐसे एग्ज़ाम जिसमें माइनस मार्किंग होती है, उसमें क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करती है। मैं कुछ बेसिक टिप्स ट्रिक्स की बात करूंगा। एक चैप्टर उठाते हैं, सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में जो सबसे मुश्किल पार्ट होता है उन क्वेश्चंस की बात करते हैं। मुश्किल क्वेश्चंस सॉल्व होंगे बाय यूजिंग वेन डायग्राम्स। एक फार्मूला आप सारे जानते होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। बच्चे, हमें इसे समझना होगा, इसके अंदर जाना होगा। देखिए उसका काज क्या है मैं आपको बताऊं। पूरे मैथ्स में क्या होता है, मान लेते हैं कि 10 चैप्टर्स हैं। हम क्या करते हैं, सपोज हमारा लेवल ये है और सिलेक्शन के लिए हमें इस लेवल की जरूरत होती है। हम 10 के 10 चैप्टर पढ़ते तो हैं, इसमें हमने यहाँ तक पढ़ लिया, इसमें यहाँ तक पढ़ लिया, इसमें यहाँ तक पढ़ लिया, इसमें यहाँ तक पढ़ लिया, यहाँ तक पढ़ लिया। हम क्या करते हैं, सारे चैप्टर्स तो पढ़ लेते हैं, लेकिन किसी चैप्टर में हम उस लेवल तक नहीं जा रहे हैं जिस लेवल से हमारा सिलेक्शन होता है। तो मैटर ये करेगा कि हम जो है जितना पढ़ें उसको कम से कम उस लेवल तक ले जाएं जहां से हमारा सिलेक्शन कंप्लीट होता है। अब वो हम कैसे करेंगे, देखो बच्चे, ट्रिक ये है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में जाना होगा। ये जो फार्मूला है, आपको इसकी टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लेते हैं कि एक क्लासरूम है, उसमें मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं। पता चला कि मैथ्स वाले 50 बच्चे, उसमें फिजिक्स वाले स्टूडेंट हैं और सपोज नंबर ऑफ फिजिक्स स्टूडेंट वो हो गए 30। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो दोनों पढ़ते होंगे, मैथ्स भी पढ़ते हैं और फिजिक्स पढ़ते हैं। पता चला वो कितने निकले, 10। यू हैव टू काउंट नाउ हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लासरूम। क्या करेंगे बच्चे, आप ये सारी जो इंफॉर्मेशन है इनको बहुत अच्छे तरीके से आप वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज ये मैथ्स का सर्कल है और ये फिजिक्स का सर्कल है, मैथ्स फिजिक्स। क्या हम यहां पर 10 लिख सकते हैं? और यहीं तो लिखेंगे 10, बिकॉज 10 इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर प्रेजेंट इन मैथ्स एंड फिजिक्स। दोनों में जो कॉमन है बच्चे, मैथ्स में टोटल होने चाहिए 50 और फिजिक्स में टोटल होने चाहिए 30। अब देखिए मैथ्स में 50 होने चाहिए, 10 आपको दिख रहे हैं, मतलब ये है कि यहां पर कितने होंगे, 40 होंगे। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एरिया? देखो बच्चे, ये जो एरिया होगा इसमें वो स्टूडेंट होंगे जो मैथ्स तो पढ़ते हैं लेकिन फिजिक्स नहीं पढ़ते। अगर आप टोटल मैथ्स की बात करेंगे तब तो 50 हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसकी बात करेंगे द स्टूडेंट हु आर रीडिंग मैथमेटिक्स बट नॉट फिजिक्स, दैट इज ओनली मैथ्स की बात करेंगे, तब आपका आंसर हो जाएगा 40। इन द सेम वे अगर आप पूरे फिजिक्स की बात करेंगे तो कितना होगा, 30। लेकिन अगर आप ओनली फिजिक्स की बात करेंगे, पूरे फिजिक्स के सर्कल में 30 होना चाहिए, मतलब आपको यहां पर कितना लिखना होगा, 20। ऑब्वियसली 10 + 20 कितना हो जाएगा, 30। पूरे फिजिक्स में 30 हो गए, है ना। लेकिन ये वाला जो एरिया होगा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, दिस विल रिप्रेजेंट ओनली फिजिक्स। तो ये वाला जो एरिया है इसको वर्ड्स में आप बोलोगे ओनली मैथ्स, और अगर आप इस एरिया की बात करोगे तो इसको आप बोलोगे ओनली फिजिक्स। ठीक है बच्चे, केयर करिए। अगर आप टोटल फिजिक्स की बात करेंगे तो 40 नहीं होगा, वो 50 हो जाएगा। इसी तरह टोटल सॉरी बच्चे, अगर टोटल मैथ्स की बात करेंगे तो वो 40 नहीं होगा, वो 50 हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप टोटल फिजिक्स की बात करेंगे तो बच्चे वो 20 नहीं होगा, वो पूरा 30 हो जाएगा। अब देखिए इस 10 की सिग्निफिकेंस क्या है। ये वो लोग हैं जो मैथ्स भी पढ़ते हैं और फिजिक्स भी पढ़ते हैं, एम इंटरसेक्शन पी। अब अगर आपको क्लासरूम में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता करना है तो काउंटिंग प्रिंसिपल ये है कि हर किसी को काउंट करना है लेकिन एक बार। तो ये हो जाएगा 40 + 10 + 20। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे 40 + 10 + 20, दैट विल बी 70। अब देखिए अगर मैं इसके लिए फार्मूला बनाऊं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम यूनियन पी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनियन? ये जो पूरा एरिया होगा कलेक्टिवली दिस इज कॉल्ड यूनियन। अब क्या करेंगे, पहले हम मैथ्स को लिख लेंगे, लिख लिया, फिर हम क्या करेंगे, फिजिक्स को लिख लेंगे। लेकिन जरा केयर करिए, जो लोग मैथ्स और फिजिक्स में कॉमन होंगे वो मैथ्स के साथ भी काउंटिंग कराएंगे और फिजिक्स के साथ भी काउंटिंग कराएंगे। इसलिए उस कॉमन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉमन को एक बार माइनस कर देंगे।
ठीक है, तो इस तरह से फार्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M यूनियन P इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट N इन M प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M इंटरसेक्शन P। देखो बच्चे, अगर हम यहां से करें तो मैथ्स में कितने थे 50, फिजिक्स में कितने थे 30, कॉमन कितने थे 10, 80 माइनस 10 ये भी तो 70 हो जाएगा, और पहले कितना आया था 70। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको फार्मूले याद नहीं करने, आपको समझने हैं। ये माइनस यहां क्यों आया, फिर से देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M यूनियन P, आपने पूरे मैथ्स की बात कर ली। M यूनियन P का मतलब क्या है, पूरा, ये पूरा एरिया कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो आपने एक बार पूरा मैथ्स ले लिया, फिर आपने पूरा फिजिक्स ले लिया, लेकिन सोचो जो मैथ्स और फिजिक्स में कॉमन होंगे वो मैथ्स में भी काउंटिंग कराएंगे और फिजिक्स में भी काउंटिंग कराएंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, उस कॉमन की काउंटिंग 2 बार हो गई, इसलिए इसको एक बार क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो फार्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M यूनियन P इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन N M प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन P माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन M इंटरसेक्शन P। अगर मैं इसको M और P को रिस्पेक्टिवली A और B से रिप्लेस कर दूं तो ये बन जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B। नो डाउट बच्चे, ये फार्मूला आपने पहले भी पढ़ा होगा, याद किया होगा, लेकिन अगर इसका वेन डायग्राम वाला कंसर्न आपको समझ आया है तो इससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन होंगे उन्हें आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, एक प्रॉब्लम और लेते हैं। मैथ्स का जो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है उसके अंदर चले जाते हैं, दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसमें हमने अक्सर देखा है कि एक प्रॉब्लम पूछी जाती है, उन सारी प्रॉब्लम्स को मैं, कई सारी प्रॉब्लम्स को एक बड़ी प्रॉब्लम बनाकर उनमें क्लब कर देता हूं और वो सारा मैं आपको एक साथ समझा देता हूं। ऐसे इमेजिन करिए कि मान लेते हैं कि 2 कैटेगरीज हैं, एक आपका पास बैट्समैन है, एक बैट्समैन है, और दूसरा जो है वो कैटेगरी है बॉलर्स की। सपोज आपको 12 बैट्समैन गिवन है और 8 बॉलर गिवन है। इस तरह से टोटल जो प्लेयर्स आपके पास हो गए वो कितने हो गए 20। बट आपकी रिक्वायरमेंट ये होगी, क्रिकेट की बात करेंगे तो आपको 11 प्लेयर्स की जरूरत होगी, और सपोज पर्टिकुलरली आप चाहते हैं कि आपकी टीम में 6 बैट्समैन हो जाए एंड 5 बॉलर हो जाए। दिस इज द गिवन स्ट्रक्चर एंड दिस इज योर रिक्वायरमेंट। प्रॉब्लम को समझिए, अगर ऐसा कहा गया होता कि 20 प्लेयर्स में से 11 प्लेयर्स को चूज करना है तो आप सीधे आंसर लिख गए होते 20C11। बड़ी सिंपल सी बात है। लेकिन अभी क्या है कि आपको ये बताया गया है कि 20 प्लेयर्स में 12 बैट्समैन हैं और 8 बॉलर्स हैं, और आपको जो 11 चूज करना है उसमें क्या होने चाहिए, 6 बैट्समैन होने चाहिए और 5 बॉलर्स होने चाहिए। कॉमन सेंस ये है कि हम बैट्समैन को बैट्समैन से चूज करेंगे और बॉलर्स को बॉलर से चूज करेंगे। अब देखो बच्चे, 12 बैट्समैन में से 6 बैट्समैन कितनी तरह से चूज हो सकते हैं, ये चूज हो सकते हैं 12C6 वे से। इसी तरह से 8 बॉलर्स में से 5 बॉलर्स कितनी तरह से चूज हो सकते हैं, 8C5 वे से। तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस हो जाएंगे 8C6 इंटू 8C5। आप सोच रहे होंगे मल्टीप्लाई क्यों किया गया, ये बात वैसे ही है कि जैसे कोई एक ट्री हो, है ना, और उस पर 10 ब्रांचेज हो और हर एक ब्रांच पर 5 बर्ड्स हो, तो टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स कितनी हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करेंगे, तो यहां पर बैट्समैन को चूज करने के नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हो जाएंगे 12C6, बॉलर्स को चूज करने के नंबर ऑफ ऑप्शंस हो जाएंगे 8C5, तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस हो जाएंगे 8C6 इंटू 8C5। ये तो बड़ी सिंपल सी बात हो गई। थोड़ा अगर मैं इसको और मुश्किल बना लूं, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है, सपोज ये सिचुएशन हो गई कि एक बैट्समैन इंजर्ड है। इंजर्ड का मतलब नाउ ही इज नॉट अवेलेबल फॉर सिलेक्शन। अब सोचिए, आपको 6 बैट्समैन की जरूरत है। पहले तो 12 बैट्समैन थे, लेकिन अब क्या करना है, पहले 12 में से 6 चूज करते थे, अब क्या करोगे बच्चे, अब आपको 11 में से ही 6 चूज करने पड़ेंगे। बॉलर्स की साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। यहां पर क्या हो जाएगा 8C5 हो जाएगा, और आपका आंसर हो जाएगा यहां पर 11C6 इंटू 8C5। एक दूसरी कंडीशन, इंजर्ड के बदले में अगर रिजर्व हो गया, मान लेते हैं कि एक बैट्समैन रिजर्व हो गया। रिजर्व होने का मतलब यह है कि उसको आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अब वो जो रिजर्व हो गया, ऐसे मैं उसे यहां बना देता हूं, यहां आके बैठा हुआ। अब आप सोचिए, जो रिजर्व हुआ होगा
वो आया तो यहीं से होगा ना, मतलब अब यहाँ पर कितने बचे होंगे, 11 बचे होंगे, और आपको 6 की जरूरत नहीं होगी बिकॉज एक ऑलरेडी रिजर्व हो गया, एक ऑलरेडी टीम में आपके बिना सेलेक्ट किए हुए सेलेक्ट हो गया, अब आपको 5 की ही नीड होगी। अब यहाँ पर आप लिखेंगे 11 में से 5 चूज करेंगे। जरा इस स्टेप को आप एक बार और समझ लीजिए। देखो बच्चे, एक बैट्समैन क्या है, रिजर्व हो गया। रिजर्व होने का मतलब जो आपको 6 बैट्समैन की जरूरत थी, एक ऑलरेडी आपकी टीम में है, तो अब आप कितने सेलेक्ट करोगे, 5 सेलेक्ट करोगे। दूसरी बात यह है कि जो रिजर्व हुआ होगा वो आया तो यहीं से होगा। अब यहाँ पर 12 नहीं बचेंगे बच्चे, वहां पर कितने बचेंगे, 11 बचेंगे। तो अब 11 में से आप 5 लेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, 11C5 लिखेंगे। अब देखो बच्चे, बॉलर्स की साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 8C5। इस बार आपका आंसर हो जाएगा 11C5 इंटू 8C5। अब जरा इन दोनों सिचुएशन की कंपेयर करो, इंजर्ड और रिजर्व, टाइम कैसे बचा हो गया। देखो बच्चे, पेरेंट में क्या लिखा है, 12C6। इंजर्ड वाले में क्या हो रहा है, सिर्फ ऊपर कम हो रहा है, और रिजर्व वाले में ऊपर भी कम हो गया, और देखो 12 से 11 हो गया, और 6 से क्या हो गया, 5। तो ये बात अपने माइंड में सेट करिए, जो इंजर्ड होगा तो सिर्फ ऊपर का लॉस होगा, और रिजर्व होगा तो ऊपर भी कम होगा और नीचे भी कम होगा। अगर मैं बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम बना लूं, इन सारी सिचुएशंस को आपस में मिक्स कर दूं। देखो बच्चे, मान लेते हैं कि इधर बैट्समैन की प्रॉब्लम में लिखता हूं, है ना, और इधर मैं बॉलर्स की प्रॉब्लम को लिखता हूं। बैट्समैन में ये प्रॉब्लम है कि 2 बैट्समैन इंजर्ड हैं और एक बैट्समैन रिजर्व्ड है। इसी तरह बॉलर में क्या है, 2 जो है, नहीं, एक जो बॉलर है वो इंजर्ड है और 2 जो बॉलर्स हैं वो रिजर्व्ड हैं। चल, अब कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को, थोड़ा पेशेंस के साथ, मिक्स करके नहीं सोचना। पहले आप सिर्फ बैट्समैन के बारे में सोचिए। बैट्समैन में क्या प्रॉब्लम है, 2 इंजर्ड हैं और एक रिजर्व है। यहां वाले कॉन्सेप्ट में मैंने क्या कहा था, अगर इंजर्ड होगा तो सिर्फ ऊपर का लॉस होगा, और रिजर्व होगा तो ऊपर नीचे दोनों का लॉस होगा। तो बच्चे, बैट्समैन, 2 बैट्समैन इंजर्ड है और एक बैट्समैन क्या है, रिजर्व है। तो ऊपर क्या हो जाएगा बच्चे, ऊपर जो है, देखो, इंजर्ड होने पर सिर्फ ऊपर लॉस होता है और रिजर्व होने पर ऊपर और नीचे दोनों होता है। तो ऊपर कितने का लॉस हो जाएगा, 2 + 1, ऊपर 3 का लॉस हो जाएगा। जो 12 होगा वो क्या हो जाएगा बच्चे, 9 हो जाएगा। नीचे जो लॉस होता है वो इंजर्ड की वजह से नहीं होता, सिर्फ रिजर्व की वजह से होता है। तो नीचे 1 का ही लॉस होगा, तो जो 6 होगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जरा इस स्टेप को आप फिर से समझ लीजिए। बच्चे, जब इंजर्ड होता है तो सिर्फ ऊपर लॉस होता है, लेकिन रिजर्व होने पर ऊपर और नीचे दोनों लॉस होता है। तो यहाँ पर देखिए, 2 बैट्समैन इंजर्ड है और एक रिजर्व है, तो ऊपर कितने का लॉस हो जाएगा, ऊपर इंजर्ड की वजह से भी लॉस होता है, रिजर्व की वजह से लॉस होता है, तो ऊपर 3 का लॉस हो जाएगा। लेकिन बच्चे, नीचे जो होता है वो सिर्फ रिजर्व की वजह से लॉस होता है, तो नीचे 1 का लॉस हो जाएगा। तो ऊपर 12 में से 3 कम होकर 9 हो जाएगा, और नीचे 6 में से 1 कम होकर के 5 हो जाएगा। जरा आप बॉलर्स में इस प्रॉब्लम को देखिए। देखो बच्चे, बॉलर्स में क्या सिचुएशन है, 1 इंजर्ड है और 2 रिजर्व है ना। इंजर्ड होने की वजह से सिर्फ ऊपर लॉस होता है, रिजर्व होने की वजह से ऊपर और नीचे दोनों होता है। तो ऊपर कितने का लॉस हो जाएगा, 1 + 2, ऊपर 3 का लॉस हो जाएगा। तो ऊपर जो आपका 8 था बच्चे, वो 8 क्या बन जाएगा, आपका 5 बन जाएगा। नीचे की बात करेंगे तो नीचे इंजर्ड की वजह से कोई लॉस नहीं होता, नीचे सिर्फ रिजर्व की वजह से लॉस होता है। तो नीचे कितना हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, सॉरी, 2 हो जाएगा। देखो, ये 5 है, 5 में से आप 2 कम करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो नीचे 2 का लॉस हो गया, नीचे 5 से 2 कम होकर के कितना हो गया, 3 हो गया। ऊपर जो 8 था, ऊपर 3 का लॉस हो गया, 1 + 2, 3 का लॉस हो गया, 8 में से 3 निकल गया, कितना हो गया, 5 हो गया। तो टोटल जो है वो आपका हो जाएगा 9C5 इंटू 5C3, इस तरह से। तो ये कोई एक प्रॉब्लम नहीं है, ये कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमने आपस में मिक्स कर दी है। इसमें बस आपको एक बात केयर करनी है बच्चे, कि बैट्समैन की प्रॉब्लम को अलग थिंक करना है, बॉलर की प्रॉब्लम को अलग थिंक करना है। और एक बात, अगर इंजर्ड होगा तो सिर्फ ऊपर कम होगा, और रिजर्व होगा तो ऊपर और नीचे दोनों कम होगा। सिर्फ इतनी सी बात आपको केयर करनी है। एक प्रॉब्लम और उठा लेते हैं। देखो बच्चे, मान लेते हैं ये भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम है कि आपके पास 8 फ्रेंड्स हैं और आपने उन 8 फ्रेंड्स को अपने घर पर एक डिनर पार्टी के लिए आपने इनवाइट किया। तो आपके घर में एक लॉन्ग रेक्टेंगुलर टेबल है
उसमें 4 सीटें इधर लगी हुई हैं और 4 सीटें इधर लगी हुई हैं, इस तरह से। और आपके 8 फ्रेंड्स हैं जो डिनर पर आ रहे हैं। 8 फ्रेंड्स में 3 फ्रेंड ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा है कि हम एक ही साइड में बैठेंगे। चलो मैं सपोज कर लेता हूं कि वो 3 फ्रेंड्स हैं A B C, है ना। और 2 फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्होंने भी कहा कि हम भी एक साइड में बैठेंगे, ये हो गए अल्फा और बीटा, ठीक है। अब उसके बाद 3 2 5 हो गए, 8 में अब बचते कौन से, मान लेते हैं ये L M N, ये 3 लोग हैं, इनके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अब आप नोटिस करिए, अगर 8 लोगों को ऐसे ही 8 सीटों पर बैठाना होता तो आपका आंसर कितना हो गया होता, 8p8, दैट इज फैक्टोरियल 8 हो गया होता। लेकिन अभी सिचुएशन थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई। 8 में ये 3 लोगों ने क्या कहा है, हम एक ही साइड बैठेंगे। इन 2 लोगों ने कहा है कि हम एक ही साइड बैठेंगे, और ये इन तीनों ने कहा बस हमें बैठने से मतलब है, हमें कहीं भी बैठा दीजिए। देखिए बच्चे, पहले आप इसको लाइए। ए जब बैठने आएगा, ए को कितनी सीटें दिखेंगी, पूरी 8 सीटें दिखेंगी। तो ए के लिए कितने ऑप्शन हो जाएंगे, ए के लिए कितने ऑप्शन हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, और ये किसी भी एक सीट पर आकर के बैठ जाएगा। अब देखिए, जब बी बैठने जाएगा तो ए बी सी आपस में इनकी म्यूचुअल कॉन्सेंट क्या थी, ये तीनों एक ही साइड में बैठेंगे। अब क्या होगा, जब बी बैठने जाएगा तो वो उधर ही बैठेगा, ऑब्वियस सी बात है, जिधर ए बैठा होगा। तो बी को बच्चे कितनी सीटें दिखेंगी, बी को 7 नहीं, बी को सिर्फ 3 सीटें दिखेंगी। तो बी के पास बैठने के कितने ऑप्शन हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब मान लेते हैं बी को ये सीट अच्छी लगी और बी यहाँ पर बैठ गया। अब सोचिए, जब सी बैठने जाएगा तो फिर से वही बात, ए बी सी की म्यूचुअल कॉन्सेंट क्या थी, एक ही साइड में बैठना है। तो सी क्या करेगा, उधर ही बैठेगा जिधर ए और बी बैठे होंगे। तो सी को कितनी सीटें नजर आएंगी, सिर्फ 2 सीटें उसके लिए काम की होंगी। तो सी के पास 2 ऑप्शन हो जाएंगे। मान लेते हैं सी को ये वाला अच्छा लगा तो सी यहाँ पर बैठ गया। अब देखिए, इसी तरह अल्फा और बीटा ने भी कहा था हम भी एक साइड में बैठेंगे। तो अल्फा जब बैठने आएगा यहाँ तो बैठेगा नहीं, क्योंकि बीटा के लिए जगह नहीं बचेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, अल्फा और बीटा इस साइड में बैठेंगे। तो अल्फा बैठने आएगा तो अल्फा को कितनी सीटें दिखेंगी बच्चे, ये वाली सीटें दिखेंगी। अल्फा को कितनी दिखेंगी, 4 दिखेंगी। उसके बाद जब बीटा बैठने आएगा, मान लेते हैं अल्फा यहाँ बैठ गया है, अब बीटा जब बैठने आएगा तो बीटा को कितनी सीटें दिखेंगी, 3 सीटें दिखेंगी। क्योंकि अल्फा और बीटा ने क्या कहा था कि वो बीटा यहाँ नहीं बैठेगा। अगर अल्फा और बीटा ने आपस में एक कॉन्सेंट बनाई थी कि दोनों एक ही साइड बैठेंगे, तो अगर अल्फा इधर बैठ गया तो बीटा भी इधर बैठेगा। तो बीटा के लिए काम की सीटें ये हो जाएंगी। तो बीटा के लिए कितने ऑप्शन हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गए रिस्ट्रिक्शन वाले। एलएमएन ने कहा बस हमें बैठने से मतलब है, ये 3 लोग बचे हुए हैं और सीटें भी 3 बची हुई हैं। तो 3 लोगों को 3 सीटों पर कितनी तरह से बैठाया जा सकता है, 3 × 2 × 1 वे से। आप इसे चाहते तो 3p3 भी कह सकते थे, या आप इसे भी समझ लीजिए, जब एल बैठने आएगा तो उसको 3 सीटें, उसको जो है 3 2 5 3 8। बच्चे हमने बीटा को नहीं बैठाया था, यहाँ बीटा भी बैठा लिया। हाँ, अब देखिए, ये जो आपका एलएमएन है ये 3 होंगे, है ना, और 3 के लिए खाली सीटें भी कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। तो 3 लोग 3 सीट पर कितनी तरह से बैठेंगे, 3 × 2 × 1 वेज से बैठ जाएंगे। अब आपका टोटल नंबर ऑफ वेज जिससे ये लोग उन सीटों पर बैठाया जा सकते हैं वो हो जाएगा 8 × 3 × 2 × 4 × 3, है ना। और उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 × 2 × 1। इस स्टेप को जरा एक बार और समझ लीजिए बच्चे। देखो यहाँ पर क्या होगा, जब L बैठने आएगा तो उसको कितनी सीटें दिखेंगी, 3 दिखेंगी। L एक सीट भर लेगा, उसके बाद 2 सीटें खाली बचेंगी, तो M को कितनी दिखेंगी, 2 दिखेंगी। उसके बाद N को कितनी दिखेंगी, 1 दिखेंगी। और टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस के लिए सबको आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चे, थैंक यू। Thanks for watching my videos. Subscribe to my channel and press the bell icon to get the notification. Follow me on Facebook and Instagram. Jai Hind.